नहीं लेते, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं हो सकता है कि जमात उद दावा जो वहां पे एक बहुत बड़ा रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और लश्कर ए तोयबा, इन दोनों में कहीं ना कहीं राइवलरी है जिसके तहत एक दूसरे की किलिंग हो रही है। लेकिन इसमें कई सारे पहलू उभर के आते हैं। क्या इसमें बीएलए का हाथ है? क्या इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस है? एक तरफ शाहबाज शरीफ कहते हैं कि वो पाकिस्तान की धरती से अपने टेररिज्म को, इस तरीके के अलगाववादी तत्वों को, तमाम तरीके के सेपरेटिस्ट को खत्म कर देंगे, तो कहीं उनके तहत तो ये कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक अज्ञात रूप में आते हैं और इस तरीके का एलिमिनेशन करके चले जाते हैं। लेकिन जो भी वजह रही हो, खात्मा इन सारे लोगों का हो रहा हो जो टेररिज्म में विश्वास रखते हैं। हाफिज सईद के दिन भी ज्यादा दिन दूर नहीं है। कई बार मीडिया में खबर आई कि उनका भी खात्मा हो गया, लेकिन वो फिर से सरफेस में आ जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ऐसे ही ये दौर चलता रहा तो हाफिज सईद सुरक्षित नहीं है। नेचुरली उन्होंने अपनी सुरक्षा को बढ़ा दिया होगा, लेकिन जहां तक पाकिस्तान में इस तरीके के जो किलिंग्स हैं, जिस तरीके से एक दहशत का माहौल चल रहा है, उसमें आम नागरिकों की बहुत बड़ी फजीयत है। वो अपने को डरे सहमे महसूस किए करते हैं, और जो वहां पे एक अराजक तत्वों का जो राज चल रहा है वो बड़ा चिंताजनक है। इससे पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है, और मेरी सहानुभूति है उनके नागरिकों के प्रति की उनकी जो दिनचर्या है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड है। आप देखिए, कराची जैसा शहर भी महफूज नहीं है, वहां भी आए दिन इस तरीके की फायरिंग हो जाती है। और आपने सीसीटीवी में देखा कैसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे वो खड़ा हुआ और उसको आके गोली मार दी, और उनके पिता भी इसमें जख्मी हुए हैं। इनके ऊपर कोई सिंपैथी नहीं है। ये सारे टेररिस्ट हैं, फंड उगाही करते थे, कहीं कहीं पैसा लाके अपने आका को, हाफिज सईद को दिया करते थे, जिनका की ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से चल रहा है। देखिए, एक हो सकता है गैंग वॉर की स्थिति हो, दो टेररिस्ट ग्रुप आपस में लड़ रहे हो, लेकिन ये खात्मे के दौर पे दिखता नहीं है, क्योंकि जितने टेररिस्ट मरते हैं उतने टेररिस्ट पैदा होते हैं। उनके ट्रेनिंग कैंप अभी भी इंटैक्ट है। कहीं ना कहीं जो लश्कर तोयबा का उद्देश्य है, नए नए रिक्रूट को रेडिकलाइज करो और उसको हिंदुस्तान के एक बरखिलाफ खड़ा करो। उनको पता नहीं कि ये सारे के सारे टेररिस्ट उन्हीं की देश में अराजकता फैला रहे हैं, उन्हीं की देश में इस तरीके की किलिंग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, इनका सारों का लिंक बना हुआ, बीएलए का टीटीपी से मिला हुआ, टीटीपी जो अफगानिस्तान के तालिबान है उनसे मिले, और साथ में ये जितने भी दहशतगर्द हैं आपस में मिले जुले हैं। इनके हथियारों का एक्सचेंज होता है, इनकी ट्रेनिंग आपस में अदला बदली करते हैं, और आप देखेंगे एक टेररिस्ट का कई ऑर्गेनाइजेशन से लिंक रहता है। तो इस तरीके का दौर चलता रहेगा। और जिस तरीके से देखिए पिछले 2-3 साल में किलिंग हुई, इनके तमाम 15 से 20 टॉप लेवल के कमांडर मारे जा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का तो नहीं मैं मानता हूं, लेकिन आपस में ये लड़के मर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो कौन सा ग्रुप ज्यादा डोमिनेट करेगा, इसकी लड़ाई चल रही है। और पाकिस्तान की जो सेना है और पाकिस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके कंट्रोल में नहीं है। जी। शहबाज शरीफ इसका क्रेडिट नहीं ले सकते कि वो टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं। ये एक जी। तरीके का अराजकता का माहौल है जिससे पाकिस्तान ग्रसित है। देखिए, तमाम तरीके का आर्थिक बाधाएं उनके पास हैं, आर्थिक रूप से वो बहुत ही बैकवर्ड है। ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है, लोगों के नागरिकों की जो सुरक्षा है वो नहीं है, और साथ में इस तरीके का टेररिज्म। पाकिस्तान मल्टी फ्रंट पे आज की डेट में ग्रसित है, लेकिन इन जी। सब का जिम्मेदार वो खुद भी है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की चीजों को शुरुआत की, इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दिया, इस तरीके जी। की चीजों को उन्होंने अपने यहाँ पनपने दिया, बढ़ने दिया, तो उसी का खामियाजा बिल्कुल भुगत रहे शारदेंदु हैं। जी, जिन चीज़ों का बढ़ावा पाकिस्तान ने दिया वही चीज़ें पाकिस्तान को परेशान करती नजर आ रही हैं। मियां आसिफ अली जी भी हमारे साथ लगातार बने हैं, उनका रुख करते हैं। आसिफ अली जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से ये स्थितियां हमें पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही हैं, लगातार जो हमले हो रहे हैं, इन हमलों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठनों का या आपस का संघर्ष है, और उस संघर्ष की वजह से लगातार कई सारी ये हत्याएं होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए अभिषेक, जहां तक मामलात हैं इस तरह जी। के मर्डर्स के, इस तरह के होते रहते हैं एक्टिविटीज। कोई भी बंदा, जाहिर बात है, कोई भी कहीं भी किसी भी शहर में गैंग वार्स भी होते हैं, वहां पे क्राइम्स भी हो रहे होते हैं, वहां चोरी डकैती की वारदातें भी हो रही होती हैं, तो लोग मारे जाते हैं, हो जाते हैं ऐसी एक्टिविटीज। जी। लेकिन हर एक्टिविटी को उठा के फौरी तौर पे हाफिज सईद के साथ जोड़ देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और ना ही कोई, अगर हाफिज सईद के करीबी लोग होंगे तो वो इस तरह सड़कों बाजारों में बैठे हुए होंगे जी। कि जो मर्जी आए और उन्हें चिड़िया की तरह शिकार करके चला जाए। तो दूसरी तरफ अभी वो हमारे भाई कह रहे थे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से, अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट जो फाइल हुई है वहां पे अमेरिका के अंदर जो बनाई गई है, जिसमें रॉ को जिम्मेदार ठहराया गया है उस हवाले से, जो मजहबी ज्यादतियां हो रही हैं भारत के अंदर उस हवाले से भी। तो इस तरह के मामला तो हर जगह पे होते हैं।
एक्टिविटीज हो जाती हैं, कहीं से कोई ज्यादतियां भी होती होंगी। लेकिन मुझे हैरत ये है कि यार आपने ये हाफिज साहब वाले मामले को तो उठा लिया फौरन, लेकिन मणिपुर में इतना बड़ा इशू बना हुआ है आपके यहाँ, और शायद हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि किसी सेना ने अपने ही लोगों पे मिसाइल चला दिए, उसका तो कभी जिक्र नहीं किया गया। तो 2-4 दिनों से अच्छा खासा वो लाइमलाइट में है इंटरनेशनल मीडिया पे। तो इस तरह के इश्यूज जो है, मैं समझता हूँ कि अगर हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को इस तरह ही लताड़ते रहें, पिछाड़ते रहें, तो फिर मामलात हल की तरफ नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही ये बात, उनकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो टीटीपी है या साथ में बीएलए है, इन सारे मिलिटेंट्स के आपस में राब्ते हैं, उनके राब्ते मिलके अफगानिस्तान तक जाते हैं। और मैं तो आगे भी बात बढ़ाऊंगा, अफगानिस्तान से होते हुए फिर पड़ोसी देश तक भी चले जाते हैं। तो ये तो इशू है, ठीक है कि ये लोग मिल आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रहे होंगे, जाहिर है उनके बहुत बड़े हैंडलर्स हैं, तो वो मिल मिला के कुछ करवा रहे होंगे। लेकिन ये जो वाकयात हैं इस तरह के, जो हमारे यहाँ क्योंकि सेक्टेरियन इशू भी रहा है आपस में, एक दौर में बहुत ज्यादा रहा है, और जो अहले सुन्नत वल जमात, जिस जमात का आपने जिक्र किया, वो जिसको एक दौर में सिपाही सहाबा भी बनी थी जो बाद में बैन हो गई थी, तो वो और हाफिज दो अलग जमातें हैं बिल्कुल भी ना, इनके सेक्ट भी अलग हैं। ये अहले हदीस फिरके से ताल्लुक रखते हैं, वो देवबंदी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, तो एक दूसरे से बिल्कुल भी ये मेल नहीं खाते। इसलिए ये बात तो वैसे नहीं बनती कि वो वहां से एक जो देवबंदी सेक्ट का बंदा है वो पैसे इकट्ठे करके एक अहले हदीस को भेजेगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा मेरे ख्याल में पहले डीपली देख लेना चाहिए कि कौन किस जमात का बंदा और किसका किस तहरीक से ताल्लुक है। ठीक है जी, ठीक है। शारदेंदु जी, जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, लगातार हत्याओं को लेकर जिस तरीके से जिक्र करेगी, टारगेट किलिंग यहाँ पर आतंकियों की होती नजर आ रही है, क्या शारदेंदु जी आपको लगता है कि यहाँ पर टीटीपी या फिर बीएलए का भी हाथ हो सकता है? क्योंकि एक रिपोर्ट में कुछ देर पहले पढ़ रहा था, जब हमें चर्चा शुरुआत करनी थी, शुरुआत से पहले उसमें जिक्र किया गया कि जिस तरीके से बीएलए और टीटीपी के लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी इसमें शामिल हो, आतंकियों का चुन चुन का सफाया कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है वहां एवरीथिंग इज पॉसिबल। जहां तक टीटीपी का सवाल है, जहां तक बीएलए का सवाल है, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। और इस तरीके की जो किलिंग है, मेरा मानना है कि ये देखिए, जैसा कि हमारे आपके एक्सपर्ट ने बोला पाकिस्तान से, देखिए जमात तो दावा का जो है वो डिफरेंट व्यू रखता है, इसीलिए वो मार्शलाइज करना चाहता है आपके जैश ए मोहम्मद और एलएनटी लश्कर ए तोयबा को। जो डिफरेंट सेक्ट है वो बड़े हार्डलाइनर हैं, उनको कहीं ना कहीं अपने डोमिनेंस में आने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को मार्शलाइज करना पड़ेगा। इस तरीके की राइवलरी होना से आप डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान का सबसे अनफॉर्चुनेट सीन ये है कि वो डिनायल मोड में रहता है। आप किसी चीज को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करिए, हमारी आपकी राइवलरी देखिए, आप टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, हिंदुस्तान को आपने कितने सालों दर साल तमाम तरीके के टेररिस्टों को इन्फिल्ट्रेट करके कितने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसका खामियाजा देखिए आज आप खुद भुगत रहे हैं। आपको इसका पता लग रहा है कि ये इस तरीके का जो टेररिज्म है वो कितना दर्द देता है, उसमें कितने बड़े सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन पाकिस्तान देखिए, हमेशा से मेरा मानना है कि कंपैरिजन मोड में चलता है। आप क्या टेररिज्म और जिस तरीके की अराजकता का माहौल है, आप उसको लेके हिंदुस्तान पे मर देते हैं या हिंदुस्तान की किसी घटना से उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं। ये किसी चीज का असेसमेंट गलत है। आपको अगर अपने यहाँ की इंटरनल सिचुएशन को इंप्रूव करना है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करना पड़ेगा, तमाम तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन करके उनको सलाखों के पीछे डाल के आजीवन कारावास या उनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और इस तरीके के जो आतंकवादी पकड़े जाते हैं उसके लिए आपको एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, तब आप इसमें सफलता पा सकते हैं। सिर्फ ब्लेम कर देना और अपने आप को डिनायल मोड में रखना और जो भी एनालॉजी बनती है, जो भी ऑब्जेक्टिवली आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट कर देना। तो इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान देखिए आज की डेट में ग्रसित है। उनके जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास है, चाहे मिलिट्री के हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हो, चाहे जुडिशरी के हो, कहीं ना कहीं एक बड़ा बायस्ड व्यू रखते हैं। इसलिए पाकिस्तान की ये स्थिति हो रखी है। और जैसा कि आपने कहा, देखिए हर एक का लिंकेज है, किसी चीज से डिनाई नहीं किया जाता। सिक्योरिटी फोर्सेस जब ऑपरेट करती है तो वो बड़े ओपन माइंड से ऑपरेट करती हैं और किसी भी पॉसिबिलिटी को निगेट नहीं करती। उनकी कंटीजेंसी अगर आप देख लेंगे, प्लानिंग तो इतनी लंबी होती है कि इफ एंड बट, इसी तरीके से वो कनेक्ट द डॉट करते हैं और अल्टीमेटली अपराधी को पकड़ते हैं या एलिमिनेट करते हैं। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, जो एक सीक्वेंस और एक एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी फोर्सेस का जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान फ्लॉट करता है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, क्योंकि वहां हाफिज सईद जैसे लोग इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि वहां पे तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टम को आउटस्कट करते हैं और अपने जो बात होती है उसको मनवाने की कोशिश करते हैं।
कहीं ना कहीं आप जब गलत रास्ते पे चलते तो आप उसको जस्टिफाई टाइम टू टाइम करते रहते हैं। मेरा मानना है कि पाकिस्तान को नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, और आप अगर एंटी टेररिस्ट के तरीके से आप ऑपरेशन चला रहे हैं तो एक तरीके से निष्पक्ष होकर काम करिए। उसमें जी हाफिज सईद को स्पेशल दर्जा मत दीजिए, ठीक उसमें है। आप किसी भी ऐसे आतंकवादी संगठन को प्रोत्साहन मत दीजिए, और ठीक। उसको एज ए स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की तरह हिंदुस्तान या अफगानिस्तान के खिलाफ आप इस्तेमाल ना करें। ये ठीक है। आप खाई खोदते हैं और आप उसमें खुद ही गिरते हैं। तो ठीक मेरा ठीक एक सजेशन है ठीक पाकिस्तान के तमाम ठीक है। जमात के लिए ठीक और है सर, उनके ठीक है सर, अब अफवाहों बात आ के गई लिए कि आपकी। वो ठीक है, इसके लिए मैं दोबारा आऊंगा अभी आपके पास। आसिफ अली जी, मैं आपका रुख करूंगा और इन्हीं बातों के साथ मैं आपका रुख करूंगा। इससे पहले कि आप कहें कि भारत के पास से जानकारियां पहले पहुंच जाती हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम चर्चा में कई बार बैठे हैं, आपने यही जिक्र किया है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि रॉयटर्स, एसोसिएट प्रेस और अमेरिकी मीडिया के हवाले से मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आप कहते हैं हमेशा कि भारत के पास पहले जानकारियां पहुंच जाती हैं। अन्य देश हैं वो भी इन चीज़ों को दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं। बीएलए और टीटीपी जिस तरीके से दोनों ने ऐलान किया कि हम अब पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं और दोनों आर पार की लड़ाई करते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हमले होते हुए भी लगातार सामने आ रहे हैं, खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तो आसिफ अली जी, आपको लगता है ऐसा कि क्या कि बीएलए के जो लड़ाके हैं और टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनका भी इसमें हाथ हो सकता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट में हो सकती है, जिस तरीके से लगातार ये हत्याओं का दौर देखने को मिल रहा है? देखें, जहां तक ये टीटीपी की और बीएलए की बात है, तो बीएलए और टीटीपी की इनके साथ कोई डायरेक्ट दुश्मनी बज़ाहिर नजर नहीं आती, जी हाफिज सईद वगैरह के साथ और दूसरे जी लोगों के साथ। क्योंकि बीएलए का अपना एक डोमेन है, वो अपने एक इलाके में, वो जहाँ पे वो आसिफ जी, मिलिटेंसी कर रही है। आसिफ जी, माफ कीजिएगा, माफी के साथ मैं इसमें एक चीज ऐड ऑन कर दूं कि जिस तरीके से रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि जो बीएलए के लड़ाके हैं वो इन आतंकियों से, आईएसआईएस से इस वजह से भी चिढ़ते हैं क्योंकि इनकी नजदीकियां सेना से ज्यादा रही हैं, तो सेना से बीएलए सीधे तौर पर चिढ़ता है और सेना से जिनकी नजदीकियां उनसे भी उनकी चिढ़। नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है, जी क्योंकि इनके भी, हाफिज सईद भी बहुत अरसे से हाउस अरेस्ट हैं। जी ऐसा नहीं कह सकते कि हम इनका सेना के साथ या फौज के साथ, आर्मी के साथ ताल्लुक है। जी इनको तो बरसा बरस हो गया हाउस अरेस्ट के तौर पे। जी इनकी जमात बैन है, कोई इनका ऑन ग्राउंड एक्टिविटी नहीं है, कोई किसी किस्म का इनका सेटअप नहीं है। जी तो इसलिए ये तो हम कह नहीं सकते। दूसरी तरफ जो है टीटीपी, हो सकता है, क्योंकि टीटीपी भी जाहिर बात है कि खुद तो वर्क कर नहीं रहा, वो भी बैरूनी फंडिंग के साथ और बैरूनी इशारों पे काम कर रहा है। और इसी तरह जो बीएलए है वो भी बिल्कुल कंप्लीटली फंडिंग के साथ और दूसरे मुमालिक के कई मुल्कों के इशारों पर काम कर रहा है और उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे उनके पेरोल पे काम कर रहा है। तो ये जरूर हो सकता है एक ऑप्शन, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि ये मामला ऐसा है नहीं, ये स्ट्रीट क्राइम का वाकया लग रहा है। जिस तरह जी की फुटेज भी आई है और देखा गया है, तो स्ट्रीट क्राइम जाहिर बात है हर मुल्क में होते हैं, कोई एक मुल्क नहीं, कहीं पे भी हो सकते हैं। और स्ट्रीट क्राइम जो करने आता है उसको पता नहीं होता कि उसके आगे कौन है। जी हमारे एक सुल्तान राही बहुत बड़े फिल्मी एक्टर थे और उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में हीरो का रोल किया। पंजाबी फिल्मों का सबसे बड़ा, जो मेरा ख्याल है कि शायद हमारे सब कॉन्टिनेंट में इतनी फिल्में और किसी ने एज ए हीरो नहीं की होंगी। वो भी ऐसे ही हुआ, वो जा रहे थे कार में, उनको रास्ते में जो ये छोटे मोटे चोर डकैत होते हैं उन्होंने डकैती के लिए रोका। अब वो जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा ये तो सुल्तान राही है, ये तो एक दफा आवाज लगाता है, एक बड़क मारता है और लोग गिर जाते हैं मर के। वो खौफजदा होकर उन्होंने उस गोली मार दी। अच्छा, बाद में पता चला कि ये क्या हो गया, ये इतना बड़ा बंदा ऐसे बेचारा जाते हुए रास्ते में एक अठाई गिरे का शिकार हो गया, एक जेब कतरे के हाथों मारा गया। जी तो ऐसे भी हो जाते हैं मामला। तो इसलिए कोई ये ऐसा मुझे बहरहाल नहीं लग रहा, क्योंकि अब हमारे यहाँ जो पहले एक दौर में सेक्टेरियन वायलेंस था वो भी खत्म हो चुका है। जी अब जो मुल्ला है या मौलवी है, उनकी जमातें उस तरह की पावरफुल रही नहीं है और ना ही वो सेक्टेरियन वायलेंस अब है। यकीनन 90 की दिहाई में वो था, 90 की दिहाई में होता रहा है, लेकिन अब नहीं है कि ये एक दूसरे को चुन चुन के निशाना बनाना शुरू कर दें या लड़ना शुरू कर दें। तो मुझे बहरहाल ये स्ट्रीट क्राइम की वारदात लग रही है। जी ठीक है। शारदेंदु जी, जिस तरीके से यहाँ पर आसिफ अली जी कहते नजर आ रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम ये हो सकता है, लेकिन शारदेंदु दी, अगर यहाँ पर बात की जाए बड़े नामों को लेकर तो कई बड़े नाम जो हैं इस बीच हमले मारे गए हैं। अबू कताल को लेकर भी बात की जाए, जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है रिपोर्ट्स में कि अबू कताल, जो कि हाफिज सईद का बायां दाहिना हाथ कहा गया हमेशा।
जी हाँ, देखिए हम लोग तो सिक्योरिटी फोर्सेस में रहे हैं, एक के बाद एक इंसिडेंसेस हो रहे हैं। 2023 से लगातार आपके 15 बड़े कमांडर मारे गए, सारे के सारे स्ट्रीट क्राइम है, सारे के सारे आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है। कोई नहीं मानेगा इस चीज को। एक ऑर्गेनाइज ग्रुप काम कर रहा है, एक तरीके का एलिमिनेशन चल रहा है लश्कर ए तोयबा का। और क्यों बार बार आपके हाफिज सईद के रिश्तेदार, भतीजे और भाई और रिश्तेदार ही मारे जा रहे हैं? ये सारे के सारे स्ट्रीट क्राइम है। इस तरीके की चीजें, एनालॉजी आप अपने जनमानस को बेवकूफ बना सकते हैं, आपकी मीडिया इसको प्रोपोगेट कर सकती है, लेकिन कोई भी सेंसिबल जिसने इस तरीके के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, जानता है कि किस तरीके का आपके यहाँ माहौल है, किस तरीके से तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से टीटीपी बीएलए एकजुट होकर पाकिस्तान से सेपरेशन की मांग कर रहे हैं। इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो कहीं से ये स्ट्रीट क्राइम नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके का आपके दो टेररिस्ट ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, या तो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस सिविल ड्रेस में आके उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं बीएलए टीटीपी के लोग मार रहे हैं, या आपके तमाम तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं उनकी राइवलरी है। आपको इसको एनालाइज खुद करना पड़ेगा। और जहां तक दो चीजें बड़ी साफ उभर के आती हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके का जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट अगर आप उससे कनेक्ट करके देखें तो वो हो सकता है। दूसरा, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस भी इस चीज को अंजाम दे सकते हैं, तभी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। तभी देखिए कितने आसानी से काउंटर पे आते हैं, गोली मारते हैं और चले जाते हैं। किसी तरीके का रिसेटलमेंट नहीं, कोई आज की डेट में किसी ने दावा नहीं किया है। तो ये तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में। बेहतर होगा कि आप इस चीजों को अच्छे से एनालाइज करें, और जो आपका एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो काम करती हैं, वो इस चीज को या तो अंजाम दे, उसको अंत तक ले जाए, और जिससे कि आप यहाँ टेररिज्म का पूरी तरीके से खात्मा हो। या फिर आप उन सारे ग्रुप को टॉक टेबल पे बुलाइए, चाहे बीएलए हो या टीटीपी हो, उनसे बात करिए, उनसे वार्ता करिए, उनको एक एक उनसे सहमति बनाइए, और जो उनकी डिमांड है, जिस पे आपका एग्रीमेंट डील होता है, उसको उसके तहत आप अंजाम दीजिए। आप पूरे देश को इस तरीके की स्थिति में नहीं डाल सकते। देखिए कराची, सिंध, बिहार और बलूचिस्तान का स्थिति आपको पता है, खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके की चीजें चल रही है आपको अंदाजा है। जो आपका पीओजे का इलाका है, उस इलाके में तमाम तरीके के रिसेंटमेंट हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरा जल रहा है। आप हर चीज को स्ट्रीट क्राइम का नाम नहीं दे सकते हैं। आपको चीजों को एक सीरियसली, एक प्रोफेशनल तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा, और आपको इंटरनल मेजर लेना पड़ेगा। देखिए जी आपकी गवर्नमेंट आज की डेट में, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बिल्कुल इनइफेक्टिव है, किसी के जी कंट्रोल नहीं, सेना उनकी बात सुनती नहीं, आईएसआई अपने तरीके से काम करता है, जुडिशरी अपने तरीके से काम कर रही है, और आपका जो सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है उसको आपने जेल में रखा है, ठीक है। और उसकी जो पार्टी के लोग ठीक जब ठीक प्रदर्शन करते हैं तो आप ठीक है, उनके ठीक ऊपर है डंडे शारदेंदु जी, बरसाते ठीक हैं। है, बात आपकी आ गई। आसिफ अली जी, जिस तरीके से बात आतंकवाद को लेकर हो रही है, कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत आतंकवाद ही है? क्योंकि गाहे बगाहे पाकिस्तान ने भी इस बात को स्वीकारा है कि आतंकवाद जो है उनके देश में है। अगर मैं कुछ बयानों का जिक्र कर दूं, जहां परवेज मुशर्रफ ने 2004-2019 में इस बात का जिक्र किया था। एक इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा था कि आईएसआई ने जो है काफी ज्यादा पैर पाकिस्तान में जमाए हुए हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया 2012 में। पाकिस्तान की सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था जिसमें लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान में मौजूद हैं और इनकी गतिविधियां नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। इस बात का जिक्र किया गया है पाकिस्तान की ओर से। देखिए टेररिज्म जो है वो तो ऑलमोस्ट हर मुल्क में ही होता है, वो ऐसा इशू नहीं है कि जी जिसे डिनाई किया जाए। यकीनन मिलिटेंसी लोग करते हैं, जी और किसी भी मुल्क को खामखा में सबूताज करने के लिए या वहां पे अनारकी फैलाने के लिए, अमन और मान खराब करने के लिए हमेशा से यही होता है कि टेररिज्म किसी भी मुल्क में एक्सपोर्ट किया जाता है, लाया जाता है। और हमारे यहाँ भी यकीनन कई ममालिक ऐसे हैं जो कि हमारे बलूचिस्तान को डिस्टेबल करना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो टेररिस्ट जो हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि गवर्नमेंट उनके आगे सरेंडर कर दे, या टीटीपी इतनी पावरफुल हो गई है कि गवर्नमेंट को उसके आगे सरेंडर करना पड़ जाए, स्टेट उससे कमजोर पड़ जाए। यकीनन चंद 100 लोग हैं या चंद हजार हैं जो निकलते हैं, कभी कार्रवाई करके चले जाते हैं। पिछले चंद दिनों में बड़ा सख्त ऑपरेशन हुआ है और दर्जनों के हिसाब से जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं। और खासकर जो उन्होंने यकदम एक दो ऐसी कार्रवाइयां कर दी थी, अटैक कर दिए थे ट्रेनों पे, तो अब वो उस पोजीशन में नहीं रहे क्योंकि उनके खिलाफ सख्त ऑपरेशन हुआ है। बाकी रही जी बात ये वाली कि ध्रुव जी ये बात कर रहे थे, तो बात वही है, मैंने पहले भी यही कहा था कि टेररिज्म कहीं पे भी हो,
वो टेररिज्म ही है, जब जी, तक उसके पास कोई ठीक है। कानूनी या अखलाकी जवाज ना हो। बिल्कुल आसिफ जी, वो चाहे टेररिज्म जहां कहीं भी हो रहा है वो टेररिज्म ही है, लेकिन जिस तरीके के हालात पाकिस्तान में इस वक्त बने हुए हैं, ये हालात सामान्य होते कब नजर आएंगे वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त जो है वो इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।